laws of chemical combinations, right? First law we are having, there is law of conservation of mass. It is going to be law of conservation of mass. फिर जब हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मास जो है वो कंजर्व्ड है। यानी मास कंजर्व का मतलब ये है कि साइंटिस्ट के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद उनको ये पता चला कि ड्यूरिंग अ प्रोसेस मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन इस स्टेटमेंट को जो मैं बोल रही हूँ इसको समझना जरूरी है। ये याद करना तो मुश्किल नहीं है, आप सबने सुना हुआ है, 10th क्लास में भी ये लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप कहते थे मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? ऐसा ही लिखा था हमने। लेकिन साथ में हमें ये लिखना पड़ेगा ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज। यानी यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब आप कहते हो मास कंजर्व्ड है, तो ये सिर्फ तब तक कंजर्व्ड है जब तक हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिनमें मास कंजर्व्ड नहीं रहता। तो मास की कंजर्वेशन का ये जो प्रिंसिपल है, जब आप कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज वैलिड ओनली फॉर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब केमिस्ट्री में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टर्म फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो बेटे फिजिकल चेंजेस यानी किन की बात कर रहे हैं हम? आप बताओ क्या समझ आता है जब मैं वर्ड यूज करूंगी फिजिकल चेंजेस? The change to the physical state of something. Yes, there is a There was change in the change. physical state, right? Any example? Melting of ice. Any example? Boiling of water. Melting of ice. Melting of ice, boiling of water, correct. यानी अगर आपको ये कहा जाता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो उसका मतलब यही है कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि वी शुड हैव फिजिकल चेंज लाइक चेंज ऑफ स्टेट। जब आप कहते हो चेंज ऑफ स्टेट, अब स्टेट को बदलने के लिए आप क्या कर सकते हो? यानी आप कह सकते हो सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस। जब भी आप एक फिजिकल स्टेट को चेंज करोगे तो जो प्रोसेस हो रहा है उसमें मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी उनका कहना है कि अगर आपने 10 ग्राम आइस लिया और उसको हीट कर दिया तो आपके पास 10 ग्राम वाटर लिक्विड ही बनेगा। यू कांट गेट मोर और लेस देन दैट। और अगर इसको आप और हीट करोगे तो you will get 10 grams of water gas. You can't get more or less than that. यानी किसी भी केस में किसी भी तरह से आप नोट करो तो ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज आपके पास ऐसा ही आएगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई? Yes, ma'am. Yes, राइट। तो फिजिकल चेंज में यानी आपने चेंज ऑफ स्टेट किया। जैसे मान लेते हैं लेट अस सपोज आई हैव 440 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड। अब मैंने इसको डायरेक्ट हीट किया एंड इट बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप बताओ व्हाट इज द नेम फॉर दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को आप क्या नाम दोगे? सॉलिड टू गैस, Sublimation. सब्लिमेशन, करेक्ट। तो जब आप सब्लिमेशन की बात कर रहे हो, व्हेन यू टॉक अबाउट सब्लिमेशन, इसका मतलब सब्लिमेशन भी एक कैसा प्रोसेस है? फिजिकल चेंज लेके आने वाला प्रोसेस। तो मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, ऑल दीज आर फिजिकल चेंजेस। अब इन फिजिकल चेंजेस में आपका मास
कितना होगा, यहाँ पे भी 440 ग्राम्स। वो कहते हैं यहाँ पे कहीं पे भी मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी इस कंसेप्ट को हम इस तरह से समझ पाए। अब आप बताओ, ये बात समझ आ गई, अच्छे से क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Done? Now we can say that Yes, ma'am. अगर हम ये बात ना समझे, अगर हम इसको ऐसे कहें, if we want to say कि आपको केमिकल चेंजेस पूछा जाए, तो केमिकल चेंजेस का मतलब होता है there is a reaction. When we talk about a chemical change या chemical changes, उसका मतलब है जो दो चीजें आप मिक्स कर रहे हो, उनको मिक्स करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट कंपाउंड। आपको एक नया डिफरेंट कंपाउंड मिलना चाहिए, तब आप कहते हो दिस इज गोइंग टू बी अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंजेस कैन बी एनी टाइप ऑफ केमिकल चेंज, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वी गेट कार्बोनिक एसिड, ये भी एक केमिकल चेंज है। वी कैन से सल्फर प्लस ऑक्सीजन वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड, केमिकल चेंज। Then you have, let us suppose we have carbon monoxide plus half O2 gives carbon dioxide. अब इन सारी रिएक्शंस में जब आप कोई केमिकल रिएक्शन देखते हो तो आपको एक कंसेप्ट बताया जाता था कि two things or more than two things are going to react leading to the formation of a different product. This product is different from both the elements or the compounds combined. यानी कार्बन यानी कोयला, कार्बन, राइट? ऑक्सीजन इज अ डिफरेंट गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका नेचर इन दोनों के नेचर से बिल्कुल अलग है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वी गेट कार्बोनिक एसिड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन वी गेट अ न्यू कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट पॉइजनस। इसका मतलब एक पॉइजनस गैस ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बन गई? नॉन पॉइजनस। तो ये सब केमिकल चेंजेस है। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ केमिकल चेंज, हम कहेंगे यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। कैसे? देखो जरा बेटे, दिस इज 12 ग्राम, दिस इज गोइंग टू बी 32 ग्राम। तो अगर आप 12 प्लस 32 करो या यहाँ पे 12 प्लस 32 करो तो ये कितना आ रहा है? 44 ग्राम्स। तो आपसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो मास है वो हमेशा राइट हैंड साइड के मास के इक्वल आएगा। तो मास ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास ऑन राइट हैंड साइड, राइट? गॉट इट? Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. आप किसी भी रिएक्शन में ऐसा ही पाओगे। इफ यू गेट 44 प्लस 80 you will get same. Here it is 32 plus 32, you will get 64. If it is 28 plus 16, you will get 44. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे मास सेम रहता है, तो ये क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में फर्स्ट लॉ, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब हमारे पास जब हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस या बैलेंसिंग ऑफ एनी रिएक्शन, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन is based on this law. यानी जो आप रिएक्शंस को बैलेंस करते हो वो इसी लॉ पे बेस्ड है। यानी जब भी आप किसी रिएक्शन को केमिकली बैलेंस कर रहे हो तो वो किस लॉ पे बेस्ड है? बैलेंसिंग हमेशा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। और ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Sorry, Richard. So balancing of chemical reactions is based on this law. यानी आप जब भी रिएक्शन बैलेंस करते हो, आपको ये नहीं लगता था कि शायद आप 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप क्या कर रहे थे? आप मास को कंजर्व कर रहे हो, राइट? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. समझ आ गया सबको? हाँ जी बेटा। Yes. Now the point is, जब आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई
कि मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट, तो हमारे पास आता है कि क्या इस लॉ की वाकई कहीं ऐसा भी होता है कि जहां मास कंजर्व नहीं होता, क्योंकि ये तो समझ आ रहा है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में मास कंजर्व है। तो अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, राइट डाउन, ड्यूरिंग न्यूक्लियर चेंजेस, ड्यूरिंग न्यूक्लियर चेंजेस, ड्यूरिंग न्यूक्लियर चेंजेस, न्यूक्लियर चेंजेस का मतलब है दैट मीन्स आप कह सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? जब आप कहते हो ड्यूरिंग न्यूक्लियर चेंजेस मास का होगे इज नॉट कंजर्व, इसका मतलब इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि मास हमेशा कंजर्व रहता है। जब भी कोई न्यूक्लियर चेंज होता है तो मास के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल इनवैलिड हो जाता है। So during nuclear changes, mass is going to be okay. अब न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब क्या है? कुछ सोचते हैं, मान लीजिए H12 प्लस H13, H12 H13 दोनों कंबाइन किए तो आपकी रिएक्शन में क्या है जो कंबाइन कर रहे हैं? हाइड्रोजन, है ना? अब जब हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कंबाइन करने से आपको वहां पे हीलियम 24 मिल जाए प्लस 1 न्यूट्रॉन। तो जब आप कह रहे हो कि हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं और हीलियम बन रहा है, तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हाइड्रोजन कंबाइन किया और हीलियम बना, इज इट अ नॉर्मल केमिकल रिएक्शन? तो आंसर इज नो, क्योंकि आपको तो यही सिखाया गया था क्या अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन हैं तो राइट हैंड साइड पे भी क्या होने चाहिए थे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं और एक हीलियम फॉर्म हो रहा है, विच इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट टर्म, है ना? एक अजीब सी बात नजर है। जब भी एक न्यूक्लियस जो कि बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट न्यूक्लियस है, अगर ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए फ्रॉम द 2 और मोर देन 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई, तो आप कहते हो दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं। So this is not a normal chemical reaction, this is a nuclear reaction now. तो आपको ये समझ आता है कि जब भी कभी 2 एटम्स कंबाइन करते हैं और एक नया एटम बन जाता है और साथ में कोई एलिमेंट और भी न्यूट्रॉन बनता जा रहा है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। इन दीज न्यूक्लियर रिएक्शंस आप कहते हो मास कंजर्व नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो आइंस्टाइन ने हमें बताया in these nuclear reactions there is some destruction of mass. तो आप कहोगे small amount of mass get destroyed. तो थोड़ा सा मास वहां डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मास इज गोइंग टू बी देयर। अगर बेटा वहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ मास की बात चल रही है, थोड़ा सा मास डिस्ट्रॉय हो गया है, वो कितना है? दैट इज कॉल्ड डेल्टा एम, इट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास, यानी इतना मास वहां रिड्यूस हो गया। तो अब आपके पास रिड्यूस्ड मास इज डेल्टा एम। इस रिएक्शन में मान लेते हैं 0.0001 ग्राम खत्म हो गया। अब 0.0001 ग्राम बहुत थोड़ा सा मास है, but it is destroyed. अब अगर ऐसा डिस्ट्रॉय हुआ है तो कहते हैं this mass is converted to energy.
तो जो भी मास डिस्ट्रॉय हुआ वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एंड व्हाट इज P हियर, P आपके पास है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन बताएगा ये वैल्यू क्या होगी? What is this value? Speed of light. Air and vacuum. Speed of light. Yes, it is speed of light. आपके जो this is known as speed of light. तो आपके पास 3 into 10⁸ is speed of light. तो आपसे कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी मास डिस्ट्रॉय हुआ तो डेफिनेटली एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट? और ये तो पक्का हो गया ना कि मास डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो आइंस्टाइन इक्वेशन, इस फॉर्मूला को बोलते हैं आइंस्टाइन फॉर्मूला। आपने सुना होगा आइंस्टाइन। तो आप जब भी आइंस्टाइन की बात करते हो तो हम किसी जीनियस के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक जीनियस याद आता है। तो व्हाट इज दैट जीनियस फेलो हैज टोल्ड अस, तो उसने हमें बताया कि जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे आप पढ़े जा रहे हो वो प्रिंसिपल हर जगह वैलिड नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस पे वैलिड है। जैसे आप न्यूक्लियर चेंजेस पे जाओगे तो मास और एनर्जी जो है इंटर कन्वर्टेबल है। तो उसने हमें ये बताया कि अगर मास डिस्ट्रॉय होगा तो क्या बन जाएगी, एनर्जी। और अगर एनर्जी कहीं पर यूटिलाइज होती है, इफेक्टिव होती है, कंडेंस होती है, तो वो क्या बन सकता है, मास। तो यहाँ से हमें समझ आएगा कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। mass can be converted to energy and energy can be converted to mass. लेकिन ये होगा कब, ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट? और ये जो एनर्जी है दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होती है। इसीलिए आप कहते हो सन पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो सन के ऊपर ये रिएक्शन हो रही है जिससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कि आपको यहाँ पे बैठे बैठे भी हीट मिलती रहती है। यू गेट सो मेनी रेडिएशंस फ्रॉम सन जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रिएक्शंस, राइट? ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है उनमें भी कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन। इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायल्स नहीं होने चाहिए, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है उनको बैन किया जाएगा। रीजन इज दैट इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको कंट्रोल कर पाना ह्यूमन पावर में या ह्यूमन कंट्रोल में नहीं आ सकता वो प्रोसेस। तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोसेस यानी न्यूक्लियर वेपन्स अगर चल जाएंगे तो पूरे के पूरी स्टेट, एक स्टेट गायब हो सकती है। यानी आपको आज एक स्टेट में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं एंड वन न्यूक्लियर वेपन कैन डिस्ट्रॉय द होल स्टेट, यानी पूरा पंजाब एक दिन में ही गायब, पूरा चंडीगढ़ वन डे एंड इट्स गोइंग टू बी फिनिश्ड। दिस इज द रीजन, क्योंकि वहां जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ओके, समझ आया? एनी डाउट? यहाँ तक समझ आया? Yes. Yes, miss. All of you are clear about this? Now the point is, आपको ये समझ आया mass can be converted to energy, energy can be converted to mass। और इसके बाद वो आपसे कहते हैं कि there is a law, there is law of conservation of energy। तो आपसे ये भी कहा गया था कि there is a law of conservation of energy। ये लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये हमारा अगला लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पॉइंट है, क्या इस पॉइंट में भी हमें कुछ और मेंशन करना पड़ेगा? हम कहेंगे अगेन ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो जब आप केमिकल चेंजेस की बात करोगे तो ये फैक्ट है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन जैसे आप न्यूक्लियर रिएक्शंस पे जाओगे इस लॉ की वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी।
अब एनर्जी का कंजर्वेशन आ गया, मास का कंजर्वेशन आ गया, और हमें ये भी समझ आ गया कि मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। यानी दिस होल अर्थ, ये जितना भी मास है, जितना भी मैटर है, ये किसी एनर्जी का कंडेंस्ड वर्जन है। यानी हम सब नथिंग एल्स, वी आर नथिंग एल्स, वी आर जस्ट अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब ये एनर्जी यानी जब ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो दिस विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस मास। लेकिन प्रोसेस कौन सा होगा? दैट विल बी अ न्यूक्लियर चेंज। यानी न्यूक्लियर चेंज से आप ऐसा कर सकते हैं, है ना? नाउ दिस इज द पार्ट। अब क्वेश्चन है लाइक दिस, बेटा आपने सुना होगा रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है और कुछ ऐसी होती है जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। डू यू नो दैट? सबको पता है ऐसा? Exothermic and endothermic. Exothermic, endothermic. There is a term exothermic and endothermic. ठीक है जी, पता है सबको थोड़ा बहुत? Yes, सोचने की बात तो ये है कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब आप किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हो तो केमिकल रिएक्शन में एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें आप कहते हैं हीट इज प्रोड्यूस्ड, यानी जो भी रिएक्शन हीट को प्रोड्यूस करती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। और एक टर्म हमारे पास आ जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। So when we talk about endothermic reactions, तो endothermic reactions का मतलब हो जाएगा heat is absorbed. अब क्वेश्चन है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये कहां से है? क्या ये मास के डिस्ट्रक्शन से हो सकती है? तो हमने पहले ही कह दिया था नो। अगर ये हीट मास के डिस्ट्रक्शन से नहीं आ रहा है तो फ्रॉम वेयर वी गेट दिस एनर्जी और दिस हीट? यानी आपने एलपीजी को बर्न किया, घर में गैस सिलेंडर जलाए और आपने एलपीजी जलाया। जब आप एलपीजी बर्न करते हो तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये हीट कहाँ से आई? क्या वहां पे कोई मास डिस्ट्रॉय हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दी। तो मास तो डिस्ट्रॉय हो नहीं रहा, फिर वो एनर्जी कहाँ से आ जाती है जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस हमें मिलती है? तो फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दैट यू कैन से हीट एनर्जी। केमिकल रिएक्शंस करके हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। वो आपसे कहते हैं कि क्या आप अभी समझ पाते हो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, ऐसा लिखा। तो ये आपकी हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हीट कहां से आई? ये हमारा क्वेश्चन, राइट? फिर कहते हैं क्या आप समझ पाते हो कि PCl5 gives PCl5 plus heat gives PCl3 plus Cl2। ये हीट जो हमने दी ये कहां चली गई? यानी हीट आ कहां से रही है और जा कहां रही है? फ्रॉम वेयर वी गेट दिस हीट एंड हाउ दिस हीट इज बीइंग कंज्यूम्ड। तो उसका आंसर हमारे पास क्या है? कौन बताएगा? कुछ सोच के बताओ क्या हुआ होगा? एनीवन? हाँ जी सोचिए। कोई आइडिया? एनी आइडिया? कुछ नहीं समझ आया? क्योंकि आपने पहले कह दिया था कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं है। अगर न्यूक्लियर नहीं है तो मास तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, ये तो पक्का है। मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है लेकिन हीट फिर भी आ रही है। तो रीजन पता है बेटा, वो कहते हैं कि पहले तो जब रिएक्शन शुरू हुआ तो कार्बन 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 के बॉन्ड को ब्रेक किया गया। इनके बीच में कुछ बॉन्ड थे, कुछ रिलेशन थे, हमने इनको ब्रेक किया
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड है, हमने उसको भी ब्रेक कर दिया। और बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड। ठीक है, ध्यान से सुनना। कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ रह रहे थे, हमने कहा कि अब तुम्हें कार्बन के साथ नहीं रहना, अब तुम्हें ऑक्सीजन के साथ रहना है, तो कार्बन को कार्बन से अलग करना पड़ा। O और O, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रह रहे थे, हमने कहा तुम्हें भी अलग होना है और इसके साथ रहना है। इट मीन्स जो यहाँ पे बॉन्ड है पहले हम उनको ब्रेक करेंगे, राइट, और फिर यहाँ पे कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, यानी इस साइड पे बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, इधर नए बॉन्ड बन रहे हैं। वो कहते हैं जब हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड। जैसे कुछ तोड़ना हो तो आप एनर्जी लगाओगे तभी टूटेगा, और जब कोई नई चीज बनती है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। ठीक है, दोबारा देख लो, जब भी हम किसी चीज को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। और जब कोई नई चीज कंस्ट्रक्ट होती है, जब न्यू थिंग्स, न्यू बॉन्ड, न्यू रिलेशन बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ रिलेशंस की टर्म में सोचते हैं, जब हम ओल्ड रिलेशंस को ब्रेक करते हैं तो वी फील हर्ट, यानी हमें पता है कि यहाँ पे दुख हो रहा है, हमें दर्द होता है, परेशानी होती है, लड़ाई झगड़ा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इट इज ऑलवेज लीडिंग टू कंजप्शन ऑफ एनर्जी। और जब भी नए रिश्ते बनते हैं, न्यू फ्रेंड्स, न्यू रिलेशंस, हमेशा हमें हैप्पीनेस मिलती है, वी फील कंफर्टेबल, हैप्पी, खुश, अल्टीमेटली एनर्जी इज रिलीज। तो आपसे कहते हैं इनके बॉन्ड्स को पहले ब्रेक किया जाएगा और नए बॉन्ड्स बनाए जाएंगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन, यहाँ पे क्या हो रही है? बॉन्ड डिसोसिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यू बॉन्ड फॉर्म। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन में एनर्जी जो लग रही है दैट इज E1, और जो बॉन्ड बने हैं उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हुई E2। एंड अगर मैं आपसे बोलूं बेटा एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज ग्रेटर देन E1, तो आप बताओ नेट रिजल्टेंट। मान लीजिए 5 किलो जूल यहाँ एब्जॉर्ब हुआ और 15 किलो जूल प्रोड्यूस हुआ, तो आपको नेट रिजल्टेंट क्या मिला? प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब्ड। प्रोड्यूस्ड माइनस एब्सॉर्ब। प्रोड्यूस्ड एनर्जी नजर आएगी। आपने कहा 5 किलो जूल मुझे इनको तोड़ने में लग गया, 15 किलो जूल प्रोड्यूस हो गया, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 10 किलो जूल का प्रॉफिट हुआ। और वो हमें एज अ हीट फॉर्म मिल गया अगर, तो आपको लगता है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जब भी किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, एक्चुअल में वो हीट आती है फ्रॉम द बॉन्ड फॉर्मेशन। So the heat produced is coming from the bond formation and energy is required for the bond dissociation. So आपके पास during the chemical reaction heat is produced or absorbed just because of the involvement of bond dissociation and bond formation. Bond formation हुआ तो energy release हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं तो PCl5 में 5 bonds हैं। अब ध्यान देना, मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ। इसके पास 5 बॉन्ड थे। जब PCl3 बना उसके पास 3 बॉन्ड थे, और जब Cl2 बना उसके पास 2 बॉन्ड थे। तो 5 बॉन्ड मुझे ब्रेक करने पड़ेंगे। 3 bonds are formed and 4 bonds are formed. तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी? मोर, राइट? तो यहाँ कहेंगे required energy is going to be more. Required energy is more and released energy is less. तो बताओ अगर required energy ज्यादा हो, released energy कम हो जाए, तो क्या कहोगे? नेट क्या होगा? required और released? Required.
रिक्वायर्ड, इसलिए हमें यहाँ पर हीट करना पड़ रहा है। ओके, समझ आया? तो अभी फिलहाल ना तो आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसा है कैसा नहीं, अभी हमें ये समझ आना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी का प्रोडक्शन या रिक्वायरमेंट हो रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड और बॉन्ड डिसोसिएटेड। तो आपके पास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन energy is produced or required just because of bond dissociation and bond formation involved during the reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, उसकी वजह से वहां पे एनर्जी का चेंज नजर आता है। This energy can be heat, this energy can be light, right? This energy can be, you can say heat, light, something, the form of energy. So it can be any form, लेकिन इसका रीजन सिर्फ एक ही है। ये रीजन क्या था ना? बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ जी बेटा, यहाँ तक एनी डाउट इफ यू हैव। तो अब आप बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओनली फॉर फिजिकल एंड Chemical changes. Chemical changes. chemical changes, correct. And then conservation of energy for, It is also for only chemical and physical changes. yes, it is again for physical and chemical changes, correct. E is equal to mc squared, yeah, E is equal to delta mc squared, Einstein's formula. It is for, yes, it is for Energy produced. Nuclear Energy reaction. produced. yes. When E is equal to delta mc squared, this formula is Einstein's formula and it is only for nuclear reaction. It is not for chemical or physical change. Right? So हमारे पास तीन statements. अब energy and mass are interconvertible. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. But during Nuclear reaction only. nuclear reaction. ये जो लिखते हैं energy and mass are interconvertible during a chemical reaction, तो statement गलत हो गई, है ना? Yes. चलो, तो ये हमारे पास तीन टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। अब आप बताओ सबको क्लियर हो गए? पर आप समझ आया बेटा? Hello. Done? Okay. Then सौम्या समझ आया? Yes, ma'am. ओके। वेन आज की क्लास में जो कर रहे हैं समझ आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. सौम्या? Yes, ma'am. तो इस संडे आपका केमिस्ट्री का टेस्ट भी होना है, इसलिए क्योंकि इस बार फिजिक्स का मैथ का हो गया था, आई थिंक फिजिक्स का हो गया। हाँ जी। Now next law हमारे पास आ गया, it is law of constant composition or definite proportion. Law of constant composition and definite proportion or definite proportion. Law of constant composition or law of definite proportion, that is the next statement, next law. बेटे ये लॉ आपको बताना है कि रिएक्शन में क्या रूल फॉलो होता है।
आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ whenever, या आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ कंपाउंड two elements combine together So now we are reading according to this law, कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपने दो या दो से ज्यादा आइटम्स, तो पहले वो कहते हैं टू एलिमेंट्स, अगर टू एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं इन अ कंपाउंड तो कहते हैं कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, यानी अगर वो कंबाइन कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन जो होगा दैट विल बी बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी एक फिक्स्ड रेशियो में वो रिएक्ट करें। Just a minute. Right? साथ में वो लिखते हैं irrespective of source of that compound. And फिर later उनको समझ आया कि we should write it as two or more elements, क्योंकि पहले तो उनको लगता था शायद किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन दे कंफर्म दैट कि यहाँ पे तो ग्लूकोज में C6H12O6 यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों है, बहुत सारे कंपाउंड्स में तो इससे भी ज्यादा एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको ये समझ आ गया कि किसी भी कंपाउंड में मोर देन टू एलिमेंट्स हो सकते हैं, टू मिनिमम है, तो वो कह रहे हैं इन अ कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स combined together, they are found together in a fixed proportion by mass, irrespective of source of that compound. चाहे वो कंपाउंड कैसे भी बना हो, कहीं से भी, किसी भी मेथड से बना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पक्की बात है कि फिक्स प्रोपोर्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एलपीजी को बर्न किया और आपने इसको बर्न करने के बाद हमें पता है क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मेन कंपाउंड। हमने ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस, तो ब्रीदिंग में भी ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप बना रहे हो है तो वो भी CO2। तो सोर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे एलपीजी, और वी कैन से अगर आपने मीथेन को बर्न किया होता तो भी आपका प्रोडक्ट क्या होता, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से आ सकती है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर से सोर्स आपका क्या हो गया, ओके बेटा, आई रिपीट। तो आपके पास ये लॉ कहना चाह रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये टू और मोर एलिमेंट से बना हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो कंपाउंड होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे दे आर गोइंग टू बी इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट या मास, और सोर्स कोई भी हो सकता है, यानी वो कंपाउंड कहीं से भी आ जाए, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ दैट कंपाउंड। सोचो जरा, मैंने आपसे कहा एलपीजी को बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ब्रीदिंग में CO2 इज प्रोड्यूस्ड, मीथेन को बर्न करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, अगर कोल को बर्न कर दें, आपने कार्बन को बर्न किया, इफ यू आर गोइंग टू बर्न कार्बन तो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होगा।
और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अल्टीमेटली हमें समझ आ रहा है कि हर हाल में CO2 तो बन ही रहा है। अब वो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहे इनमें से किसी भी मेथड से प्रोड्यूस हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होगा 12 और ऑक्सीजन होगा 32। इट मींस रेशियो आ जाएगी 3:8. रेशियो 8। आपको ये रेशियो फिक्स्ड रहेगी अगर ये कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है तो। in carbon dioxide, weight ratio of carbon to oxygen is going to be fixed. ये चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब है एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक्चुअल में वो ये बोलना चाह रहे होते हैं कि एक एलिमेंट जब दूसरे से कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड में एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपनी एक फिक्स्ड वैलेंसी शो करते हैं। तो इसी लॉ से लेटर ऑन हमें ये समझ आया था कि एलिमेंट्स जो है उनकी वैलेंसीज जो है, जैसे इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, ऑक्सीजन की 2। तो आप कहते हो यहाँ पे वैलेंसीज फिक्स्ड हो रही हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय वेट में रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारा लॉ बन गया, देयर इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब आप कोई भी कंपाउंड जब भी देखोगे, उस कंपाउंड का एक फिक्स्ड ही फॉर्मूला होता है। अगर आप उस फॉर्मूला को चेंज कर दो तो कंपाउंड ही बदल जाता है ना। अगर फॉर्मूला ही चेंज कर देंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट अ डिफरेंट कंपाउंड। तो वो कहते हैं कि अगर कंपाउंड सेम है तो रेशियो बाय वेट क्या रहेगी, फिक्स्ड, यानी वैलेंसी फिक्स्ड। तो आपके पास ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ था, देयर इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बताओ सेकंड लॉ समझ आया? Yes, ma'am. राइट। अब इस लॉ के बारे में पहले तो हम बहुत श्योर थे, जब ये लॉ दिया गया तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा लॉ है, लेकिन लेटर ऑन हमें इसकी कुछ लिमिटेशंस पता है। तो हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। इसकी लिमिटेशंस में फर्स्ट लिमिटेशन है आइसोटॉप्स, और सेकेंड लिमिटेशन हमें नजर आई आइसोमर्स। अब हमें ये समझना है कि इन दोनों नाम वर्ड्स के लिए हमने इसको लिमिटेशन कैसे फ्रेम कर दिया। देखो जरा, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन जो है वो 12 है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन 14 है। इसका मतलब मैंने कार्बन के दो आइसोटॉप्स की बात की। If I'm going to talk about two isotopes of carbon, फॉर्मूला तो दोनों का कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो क्या रेशियो ऑफ वेट सेम है? No, ma'am. यहां पे रेशियो क्या आएगी बेटे? 12 रेशियो 32। यहां पे रेशियो आ जाएगी 14 रेशियो 32। इट मींस रेशियो तो चेंज हो गई। तो अगर कार्बन 14 से कार्बन डाइऑक्साइड बना या कार्बन 12 से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो अंडरस्टूड है रेशियो बाय वेट इज नॉट गोइंग टू बी सेम, लेकिन आपकी नजरों में कंपाउंड तो सेम ही है। आपको तो कार्बन डाइऑक्साइड ही दिख रहा है, राइट? ऐसे वो कहते हैं कि अगर मान लो आप ऐसे लिखो CO2 और इसमें आपने ऑक्सीजन 16 लिया, और फिर आपने लिया CO2 और इसमें आपने ऑक्सीजन 17 ले लिया, तो नेचुरली यहां आ जाएगा 12 रेशियो 32, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 12 रेशियो 34। इट मींस अगर आप आइसोटॉप्स को चेंज करते हो तो उसी कंपाउंड में फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिर भी रेशियो बाय वेट इज फाउंड टू बी डिफरेंट। तो जब हम आइसोटॉप्स को डिस्कवर कर गए थे, यानी जब हमारे पास आइसोटॉप्स की बहुत बड़ी लिस्ट आ गई थी, तो हमें ये भी समझ आ गया कि ड्यूरिंग दैट पार्ट हमें क्लियर हुआ इस लॉ को हमें
फॉर सिंगल आइसोटॉप्स डिफाइन करना चाहिए था, लेकिन अगर आइसोटॉप्स आते जाएंगे, अलग अलग तरह के आइसोटॉप्स, अलग अलग रेशियो, राइट। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या बन गई? आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स के अगर एग्जिस्ट करेंगे तो डेफिनेटली इन द सेम कंपाउंड डिफरेंट आइसोटॉप्स आर लीडिंग टू डिफरेंट रेशियो बाय वेट। ठीक है, बताओ जी, ये लिमिटेशन समझ आई? एनी डाउट? हमें आइसोटोप्स है ना? हाँ जी बेटे, आइसोटॉप्स आप लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ। आइसोटॉप्स मतलब क्या होता था? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो आपने इसे कार्बन 612 लिखा और कार्बन 614 लिखा, तो ये आइसोटॉप्स है। What are isotopes? Isotopes are having same atomic number and different atomic mass. तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, तो आप ये कह सकते हो कि इस टाइम पे वो आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं। अब जो आइसोटॉप्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे दो आइसोटॉप्स आ गए, कार्बन 12, कार्बन 14। तो इस एग्जाम में आपको क्या समझ आया कि अगर आइसोटॉप चेंज हुआ तो यहाँ पे कार्बन कौन से है, यहाँ पे 14, तो डिफरेंट आइसोटॉप, the ratio by weight is also found to be different। याद आया? हाँ जी बेटा, आइसोटॉप्स आपने सुना हुआ होगा डेफिनेटली, भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आइसोटॉप्स क्या था? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, यानी उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो हम उनको आइसोटॉप्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या लिमिटेशन क्या बनना? आपको डिफरेंट आइसोटॉप्स give different ratio by weight in the same compound। तो कंपाउंड वही है कार्बन डाइऑक्साइड, बट रेशियो ऑफ वेट डिफरेंट हो गई, जबकि आपने कहा था एक कंपाउंड में रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। तो आपकी कही हुई बात थोड़ी गलत। तो इस लॉ की फर्स्ट लिमिटेशन बताओ, समझ आया? दोबारा देख लो। इस लॉ में हमने कहा था किसी भी कंपाउंड में रेशियो बाय वेट ऑफ एलिमेंट्स जो है फिक्स्ड रहेगी। अब वो कह रहे हैं कंपाउंड तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ये चारों ही कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इन चारों में वेट रेशियो क्या आती जा रही है? डिफरेंट आती जा रही है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कार्बन 14 लिख दूं, तो इसका मतलब ये 14:32 आ गया। तो इसका मतलब जब आप आइसोटॉप चेंज करते हो तो डेफिनेटली आपके पास रेशियो बाय वेट भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। समझ आया? Yes, ma'am. एनी डाउट? सबको समझ आ रहा है बेटा? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय Yes, पॉइंट्स? Yes. ठीक है, दीपांश समझ आ रहा है बच्चे? दीपांश, नहीं समझ आ रहा? आवाज नहीं आई बेटा? दीपांश करेक्ट करो या फिर चैट करके बताओ। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपका जवाब इंस्टेंटली आना चाहिए ना, और अगर नहीं कर पा रहे हो आंसर तो चैट बॉक्स में जाके फटाफट लिख के बताया, ताकि पता चले यू आर कनेक्टेड। मैम आपने वो लास्ट लाइन में क्या लिखा? लिखा मैम? डिफरेंट आइसोटोप्स द डिफरेंट रेशियो बाय वेट, डिफरेंट रेशियो बाय वेट या मास कह सकती हूँ। केमिस्ट्री में मास वेट हम एक जैसा यूज कर लेते हैं, फिजिक्स में इन दोनों टर्म्स में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज फॉर 1 मिनट। कैन यू डू दैट? करो जरा कैमरा ऑन।
गुड। दीपांश समझ आ रहा है बच्चे? आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा बच्चे। फतेह समझ आ रहा है? 2 ही कैमरा ऑन हुए हैं, बाकी सब Yes, ma'am. बाकी कैमरा। साक्षी कैमरा ऑन करो बेटे। सब लोग कैमरा ऑन करो, एक बार मजा कर देखते हैं क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कितने सिंसियरली क्लास लग रही है, पता तो चले। गुड। सीरत, सौम्या, अरमान, समरीत, हिमाक्षी, बेटा सब लोग अलर्ट होके बिल्कुल प्रॉपरली क्लास लगाया करो। वेरन्या, गुड, नाइस। कोमलप्रीत आपने ऑन नहीं किया कैमरा। हर्षस, रमनदीप ने कर दिया। चलो ये तो ऐसा हो गया ना, अचानक मैम ने कैमरा ऑन करने को कह दिया, ये क्या हुआ? चलो ओके बेटा, चलो आप कर सकते हो ऑफ कैमरा, कोई बात नहीं। बेटा सब लोगों को आदत होनी चाहिए, वी शुड बी अलर्ट इनफ इन द क्लास सो दैट आउटपुट ऑफ क्लास शुड बी 100%। डन? तो अब हमने क्या लिखा? डिफरेंट आइसोटॉप्स आर गोइंग टू गिव डिफरेंट रेशियो। तो लॉ हमारा क्या हो गया? लिमिटेड। लिमिटेड मतलब लिमिटेशन का मतलब ये है कि अब सब जगह पे वैलिड नहीं रहा, इसकी वैलिडिटी थोड़ी कम हो गई है। सेकेंड लिमिटेशन मैंने आपको बोली थी आइसोमर्स। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? Now second limitation we have is isomers. अब आइसोमर्स क्या चीज है? देख लो पहले। आइसोमर्स आर सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट कंपाउंड। यानी जब थोड़ा सा और केमिस्ट्री में हम एडवांस पहुंचे, थोड़ी सी और केमिस्ट्री पढ़ी, तो हमें समझ आया कि वो फॉर्मूला सेम है बट कंपाउंड ही डिफरेंट है। तो हमने कहा अगर फॉर्मूला सेम हो और कंपाउंड डिफरेंट हो तो हम कहेंगे these two are isomers of each other। ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, C2H6O एंड इसका फॉर्मूला आपके पास बना CH3 CH2OH and C2H6O, it can be CH3O CH3। ये हमारे पास अल्कोहल है एंड दिस इज ईथर। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो आप कहोगे तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन फॉर्मूला तो सेम है। इट मींस रेशियो बाय वेट यहाँ पे क्या आएगा? 24:6:16। रेशियो बाय वेट इज सेम, 24:6:16। तो हमें समझ आ रहा है कि रेशियो बाय मास इज सेम बट कंपाउंड्स आर डिफरेंट। इट मींस 2 or more than 2 compounds can have the same ratio by weight। तो आपने अपने लॉ में कहा था कि एक कंपाउंड उसका फिक्स्ड फॉर्मूला, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, एक ही फॉर्मूला के एक से ज्यादा कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट कंपाउंड्स। तो हमारे पास ये उसकी बन गई सेकेंड लिमिटेशन। तो हमारे पास दो लिमिटेशंस बनी फॉर द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। हाँ जी बेटे, ये लिमिटेशन समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो गुड। तो आपके पास ये तो सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिनमें हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स आर गोइंग टू एग्जिस्ट। तो जब भी हम कहते हैं कंपाउंड्स डिफरेंट बट फॉर्मूला सेम, तो ये आंसर आ जाता है आइसोमर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 कार्बन का एक कंपाउंड बनाना चाहूँ, दिस इज 5 कार्बन, तो आप कहोगे CH3
CH2, CH2, CH2 and CH3, तो ये बन गया C5H12। लेकिन एक दूसरे स्टूडेंट ने इसी कंपाउंड को ऐसे बना दिया, CH3, CH3, CH, CH2, CH3। डेफिनेटली दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हैं। आपको ऑर्गेनिक में स्पेशली बताया गया था कि ये कंपाउंड पेंटेन है, तो दिस इज कॉल्ड 2-मिथाइल ब्यूटेन, डिफरेंट हो गया। और एक तीसरे स्टूडेंट ने इसको कंपाउंड को कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब बताओ फॉर्मूला सेम, लेकिन आपने इसके 3 कंपाउंड्स बना दिए, तो नेचुरली एक ही फॉर्मूला के 3 कंपाउंड्स और रेशियो बाय वेट क्या हुआ, सेम। तो ये हमारे लॉ की सेकंड लिमिटेशन बन गई थी। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज आइसोटॉप्स, सेकंड लिमिटेशन इज आइसोमर्स। बताओ जी, ये दोनों लिमिटेशंस क्लियर हो गई? Yes, ma'am. परफेक्ट, चलो गुड, जल्दी से नोट कर लेंगे। देन वी मूव ऑन टू द थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये हर लॉ आपके केमिकल्स के बारे में, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्यों फिक्स्ड होता है, ये सब बता रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास था कंजर्वेशन ऑफ मास, उसकी भी अपनी लिमिटेशन है कि वो सिर्फ केमिकल और फिजिकल चेंजेस पे वैलिड। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज अगेन हैविंग अ लिमिटेशन कि वो भी केमिकल और फिजिकल चेंजेस पे वैलिड। आइंस्टाइन का जो स्टेटमेंट था एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टिबल, वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दोनों पे वैलिड है, केमिकल रिएक्शंस पे भी और न्यूक्लियर रिएक्शंस पे भी। इसीलिए वी consider that equations to be a very good equation, very important formula in the history of your sciences. Next आपने किया law of constant composition और definite proportion। जब हम कहते हैं constant composition और definite proportion, fixed proportion, उसका मतलब है कि कोई भी जो एक कंपाउंड आप लेते हो उसमें चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो कंपाउंड, उसका सोर्स चाहे कुछ भी हो, weight ratio of the elements combined is always going to be constant। जैसे ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज हो सकता है आपने कॉर्नफ्लोर से निकाला हो, ग्लूकोज हो सकता है आपने किसी स्टार्च यानी पोटैटो से निकाल लिया हो, तो ग्लूकोज आप चाहे किसी भी सोर्स से लेके आओ, उसका फॉर्मूला हमेशा C6H12O6 और उसकी जो रेशियो बाय वेट है दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। ये वो लॉ था और उसकी 2 लिमिटेशंस हमने समझी हैं। वन लिमिटेशन इज आइसोटॉप्स एंड सेकंड इज आइसोमर्स। Now next law, that is going to be law of multiple proportion. The next law we have is law of multiple proportions. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन से हम आ गए हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेचुरली फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास था, उसके बाद में वो कांस्टेंट कॉम्पोजिशन समझ आया था, और ये लॉ हमें कांस्टेंट कॉम्पोजिशन के बाद में समझ आया था। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ whenever two elements combine together, or we can say react together to form two or more than two compounds. Two or more than two compounds. अगर दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हो to form two or more than two compounds, then fixed mass of one element is going to react with
whole number ratio by weight of the other element. तो आपके पास वो कहना चाह रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन कर गए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो एक कंपाउंड नहीं बनाएंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड्स और 2 और मोर देन 2। अगर ऐसा हुआ तो अगर एक का वेट हम फिक्स कर दें कांस्टेंट, तो जो दूसरे का वेट होगा उस वेट में आपकी जो रेशियो आएगी बाय वेट वो हमेशा होल नंबर आएगी। हम इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम बिल्कुल रीडिफाइन कर सकते हैं। देखो जरा, अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे थे और उन दोनों ने कंबाइन करके एक बना लिया वाटर और एक हमने बना लिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, 2 कंपाउंड्स आ गए। अब आपसे कह रहे हैं कि ये जो 2 कंपाउंड्स आपने फॉर्म कर लिए हैं, अब जो रेशियो बाय वेट आप निकालना चाहते हो, देखो जरा, ये आ गया 2:16। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो बेटा ये आ जाएगा 8। दिस इज कमिंग टू बी 2:32। इफ आई टेक इट एज 1 तो ये आ जाएगा 16। इट मींस हाइड्रोजन का वेट मैंने क्या कर दिया, फिक्स। तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेशियो क्या आएगी, वो आपसे कह रहे हैं वेट ऑफ ऑक्सीजन in water 8 और weight of oxygen in hydrogen peroxide is 16। इन दोनों की जो रेशियो आ रही है वो सिंपल होल नंबर आएगी। तो आपके पास फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, फिक्स्ड मास मतलब एक को फिक्स करना है वैल्यू को कांस्टेंट, is going to react with whole number ratio by weight of the other element। तो जो दूसरा एलिमेंट है उसकी वेट रेशियो हमेशा क्या होगी, होल नंबर। ये लॉ एक्चुअल में हमें कहना चाह रहे हैं कि एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे वो वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे बट वो वेरिएबल वैलेंसी भी होल नंबर होती है। The valency of an element is going to be whole number and elements are going to show variable valency। तो सोच के देखते हैं, आपके पास यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी अलग है, तो वेरिएबल वैलेंसी हो गया। और दूसरी बात नजर आ रही है कि अगर वेरिएबल वैलेंसी है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास 2 आ रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 आ रही है, होल नंबर भी आ गया। तो ये लॉ एक्चुअल में क्या बता रहा है, दैट मींस अगर मैं इसे समझूं तो क्या समझूं, लॉ समझने का मतलब एक स्टेटमेंट लिखना, लेकिन लॉ कुछ कहना चाह रहा होता है इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ सम हिडन वर्ड्स। वो जो हिडन वर्ड है वो ये है कि एलिमेंट्स कैन शो वेरिएबल वैलेंसी एंड नंबर 2 दैट वेरिएबल वैलेंसी इज गोइंग टू बी होल नंबर। इसीलिए रेशियो क्या आ रही है, होल नंबर रेशियो आ रही है। ठीक है जी, समझ आया? मैम रेशियो कैसे चेंज करा आपने? हाँ जी बेटे। मैम रेशियो, मैम आपने नीचे चेंज करा ना रेशियो, 2/16 है उसको 1/8 लिख दिया। 2/16 को मैंने 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया, 1/8। हम कर सकते हैं मैम ऐसे? ठीक है, ओके मैम। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता था और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। तो अब आप बताओ, कार्बन को फिक्स कर देते हैं तो व्हाट इज द रेशियो बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, कर सकते हैं? कैन यू डू दैट? करो सर, ट्राई दिस क्वेश्चन। 2:1। रेशियो 1 आ रहा है? Yes, ma'am. 3:8 for the first one. 12:16, 12:32, ये आ गया 3:8। ये कितना आ गया? 3:4. 3:4।
अगर मैं इसको 1 लिख लेती तो बेटा ये रेशियो आता 8/3। अगर इसको 1 कर दूं तो ये आ जाएगा 4/3। 1 में इसलिए कह रही हूँ कि जब आप यहाँ तो अब मैं होल नंबर्स दे रही हूँ तो इजी है, वहां पे वेट की वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे 0.6 grams of this combined with 3.8 grams of the other, तो वो डेसिमल में वैल्यूज देंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू से कि अगर ये 1 है तो 32/12 8/3। दोबारा देख लो बेटे, अगर ये 12 रेशियो 32 है, अगर मैं इसको 1 लूंगी तो क्या आ जाएगा 32/12, ये आ जाएगा 8/3। ऐसे किया, गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आप मुझे बताओ, अब मुझे अगला स्टेप क्या करके देखना है? व्हाट शुड आई टेक? ऑक्सीजन रेशियो ऑक्सीजन 8/3 रेशियो 4/3, इट कम्स आउट टू बी 2/1। तो आपकी रेशियो जो है 2/1 की आ रही है, और 2/1 का मतलब ये नहीं कि हर बार 2/1 आंसर आएगा, ये तो बाई चांस इन दोनों में 2/1 आ रहा है, राइट? गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं इसी लॉ का, वन मोर एग्जांपल। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी ऐसे ही कंबाइन करते हैं, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म NO2 N2O N2O3 N2O4 and N2O5. It means again 2 elements combined together to form more than 2 compounds now, 2 or more than 2 compounds. यहां तक क्लियर है बेटे सबको? जैसे मुझे 2 एलिमेंट्स दिखे और बहुत सारे कंपाउंड्स नजर आए, तो पक्की बात है मल्टीपल क्वेश्चन की बात चल रही। अब आपके पास इन सब में नाइट्रोजन की वैल्यू है हमारे पास 14 और ऑक्सीजन होगा 16। जरा सबको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनको फिक्स करो। किसको फिक्स करें? एक को फिक्स कर लो, बाकियों की वैल्यू निकालो। करेक्ट? 14:60, 14:32, 28:16, 28:48, 28:80, 28:64. राइट? अब बताओ, Yes. हमें किसी एक को फिक्स करना है और दूसरे एलिमेंट की रेशियो लेनी है, और वो रेशियो क्या आनी चाहिए? सिंपल होल नंबर रेशियो, और वो आएगी ही। उनका कहना है कि दिस रेशियो इज सिंपल होल नंबर, कंफर्म्ड है, पक्का है, तभी हम इसे लॉ कह रहे हैं। तो बताओ जी कैसे फिक्स करोगे? हाउ विल यू सॉल्व इट? वन कर दो सब जगह? Yes, ma'am. अगर मैं इसको 1 करूंगी बेटा तो ये आ जाएगा 16/14, दिस इज 1, 32/14, 1, 16/28। ये बात समझ आ रही है ना सबको? इज इट क्लियर? आप कहना चाह रहे हो 28 अगर 48 से रिएक्ट करता है तो 1 विल रिएक्ट विद 48/28। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। देखो जरा, अगर मैं कहूँ 28 48 से रिएक्ट करता है, एक किससे रिएक्ट करेगा? तो आप ऐसे ही रेशियो लेते, राइट? गॉट इट? If this is 1, this will be 64/28. It is 1, this is 80/28.
अब मैंने नाइट्रोजन के वेट को फिक्स कर दिया है। अब बताओ रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद fixed weight of nitrogen is, it is going to be 16 by 40 ratio 32 by 40 ratio 16 by 28 ratio 48 by 28 64 by 28 80 by 28। 14 के टेबल से नीचे डिनोमिनेटर कट सकता था। 14 1 जा 14, अगेन 1 2 2 2 एंड 2, सॉल्व कर दो। 16 रेशियो 32 रेशियो 8 रेशियो 24 रेशियो 32 रेशियो 40। अब बताओ इसकी सिंपल रेशियो और क्या हो सकती है? What should be the simplest ratio for this? कौन से टेबल से टाइप? 8 8 के टेबल से कर दो। मैम 16 16 से करूंगी तो 8 नहीं आएगा ना? मैम 8 मैम 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। Yes. 2 8s are 16, 4 8 1s are 8 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो नाइट्रोजन कैन शो 5 वैलेंसीज। अब पांचों वैलेंसीज कैसी हैं? होल नंबर। ये कहना चाह रहा है ये लॉ। समझ आया इस लॉ की स्टेटमेंट क्या बनी? Yes, ma'am. तो ये लॉ कह रहा है कि जब आपने नाइट्रोजन को फिक्स किया तो ऑक्सीजन की जो वेट रेशियो आ रही है वो सिंपल रेशियो आएगी, दैट इज गोइंग टू बी होल नंबर, एंड दैट होल नंबर इज एक्चुअली शोइंग कि नाइट्रोजन के पास एक वेरिएबल वैलेंसी है। नाइट्रोजन अपने साथ एक वेरिएशन शो कर रहा है, और जो वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं वो हमेशा क्या होती है? होल नंबर्स। यानी वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती। तो आपके पास यहाँ पे एक टर्म जो डिफाइन हो रही है वो है कि एलिमेंट्स खुद कंबाइन करके एक कंपाउंड भी बना सकते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, चाहे एलिमेंट्स दो ही क्यों ना। राइट? इज इट क्लियर? समझ आया सबको? तो ये हमारे पास था तीसरा लॉ, थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गॉट इट? Yes, ma'am. yes Yes. Yes, ma'am. जल्दी से नोट कर लेंगे, आप अच्छे से नोट करो। 3 laws we have done. तो अब नेक्स्ट लॉ हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। इन लॉज को पढ़ो अच्छे से, समझो। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू द 4th, 5th एंड 6th लॉ। तो हम नेक्स्ट क्लास में लॉज खत्म करेंगे। डन? यस मैम। ओके, चलो, दैट्स नाइस। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स Thank you. ओके, Thank you, ma'am. ओके, बाय। Thank you, ma'am. समझ आया ना सबको? किसी का कोई डाउट है तो यू कैन स्टे बैक। मैम वो 2 क्वेश्चन थे। हाँ बोलो बच्चे। यश, आपने कौन से क्वेश्चंस कहे थे मुझे? जो मैंने पीडीएफ भेजी थी उसके क्वेश्चंस? यस मैम। एक काम करो यश, मुझे व्हाट्सएप पे ना उन दोनों क्वेश्चंस का नंबर सेंड कर दो। पीडीएफ सेंड कर देना जो भी भेजी है मैंने, और साथ में